बच्चों, आज हम मनुष्य के जो पाचन तंत्र का अगला भाग, मनुष्य के पाचक ग्रंथियां के बारे में अध्ययन करेंगे। आहार नल से जुड़े हुए जो कुछ ग्रंथियां हैं, जिसके बारे में कुछ चीजें, कुछ बातें जो है आपको पहले से बता दी गई थी, है ना। पाचक ग्रंथियां किसको कहेंगे? ऐसी ग्रंथियां जो पाचन की क्रिया में जो है मदद करते हैं, जिनके द्वारा एक विशिष्ट पदार्थ का श्रवण किया जाता है, जिसको एंजाइम्स या प्रकीर्ण भी कहते हैं, है ना। तो इन ग्रंथियों के द्वारा माध्यम से ही भोजन का पाचन पूर्ण होता है। मतलब जो भोज्य पदार्थ जो हम भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, उसको पचने के लिए पानी और एंजाइमों की आवश्यकता होती है। पानी हम पीकर पूरा कर लेते हैं पानी की कमी को, और एंजाइम्स जो है पाचक ग्रंथियों के माध्यम से स्रावित होता है। ये जो पाचक ग्रंथियां हैं, इनको दो समूहों में बांटा गया है। अंतः पाचक ग्रंथियां और दूसरा बाह्य पाचक ग्रंथियां। अंतः पाचक ग्रंथियां वे ग्रंथियां होते हैं जो पाचन आहार नाल के साथ जुड़े हुए होते हैं, है ना। अंतः पाचक ग्रंथियां किसको कहेंगे? ऐसे पाचक ग्रंथियां जो बिल्कुल आहार नाल के ही भाग होते हैं, लेकिन वो दोनों कार्य कर रहे हैं, आहार नाल का भी कार्य कर रहे हैं, है ना, और साथ में पाचक ग्रंथियों का भी कार्य कर रहे हैं। तो उन ग्रंथियों को हम कहेंगे अंतः पाचक ग्रंथियां, है ना। इसके अंतर्गत आपका श्लेष्मी ग्रंथि है, जो आंत की दीवार में पाया जाता है, जो आंत को चिकना बना के रखता है। इसी प्रकार आपके जो ग्रशिका है, ग्रास नली जिसको कहते हैं, वहां पर वो ग्रंथि होती है, जिसके द्वारा म्यूकस का सिक्रेशन किया जाता है, जो आहार नाल के जो मार्ग है उसको चिकना बना के रखता है, ताकि भोजन जो है आसानी से नीचे आमाशय में चला जाए। इसके अलावा लिवर कुंड ग्रंथियां हैं, जठर ग्रंथियां हैं, जो आहार नाल के ही भाग होते हैं। तो उन ग्रंथियों को हम क्या कहेंगे? अंतः पाचक ग्रंथियां या आंतरिक पाचक ग्रंथियां। और फिर दूसरा बाह्य पाचक ग्रंथियां। तो बाह्य पाचक ग्रंथियां ये ऐसे ग्रंथियां हैं जो आहार नाल से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन आहार नाल के आसपास ही है, एलिमेंट्री कैनाल के आसपास ही है ना। और वो डायरेक्ट अपने स्राव को जो है आहार नाल पर छोड़ते हैं, जिसके कारण भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो उन ग्रंथियों को बाह्य ग्रंथियां या बाह्य पाचक ग्रंथियां के नाम से जानते हैं। जैसे लार ग्रंथि हो गई, ठीक है। लार ग्रंथि जो है गुहा में ही है रहने के लिए, लेकिन वो पूरा कैनाल से या नली से जुड़ा हुआ नहीं है, वो नली से अलग है। इस कारण वो कहलाता है बाह्य पाचक ग्रंथियां, और जो जुड़े हुए हैं वो आंतरिक पाचक ग्रंथियां होंगे। तो बाह्य पाचक ग्रंथि के अंतर्गत हम सबसे पहले ले लेते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। लार ग्रंथियां, तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी, जिनकी आपको स्थिति बताया गया था। एक बार फिर से पुनरावृत्ति की जा रही है। ये जो हमारा तालु है, ऊपरी तालु, है ना, और निचला तालु जीभ के नीचे, एक जोड़ा जो है ऊपर और एक जोड़ा जो है नीचे, और एक जोड़ा जो है जीभ के दोनों बगल में, जो कान से जुड़ा हुआ है, मतलब कान की ओर रस्सा, है ना। एक एक की संख्या में, अर्थात टोटल कितने हो जाएंगे? 3 जोड़ियां, जिसके द्वारा एक विशिष्ट स्राव स्रावित किया जाता है, जिसको कहते हैं एंजाइम्स या प्रकीर्ण, जिसका नेचर जो होता है वो दुर्बल अम्लीय होता है। मतलब कुल मिलाकर क्षारी कहलाएगा। 6.9 के आसपास होता है, तो वो क्षार के आसपास में होता है, माध्यम को क्षारी बना देता है। इसके अंतर्गत एमाइलेज, माल्टेज, टाइलिन, है ना, ये सब एंजाइम्स जो है किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं? लार ग्रंथियों के द्वारा। अब ये जो लार ग्रंथियां जो है, ये 3 प्रकार के हो गए। तो जो सबसे ऊपर है, हमारे ऊपरी तालु में है, उसको अधोजिह्वा ऊपरी हनु बोलते हैं। जीभ के जो नीचे है उसको अधोजिह्वा कहा जाता है, और जो कान के साइड में, मतलब जीभ के साइड में है, उसको उपकर्ण ग्रंथियां कहते हैं। मतलब ये 3 ग्रंथि हो गई, ठीक है, 3 जोड़े हो गए। इनके द्वारा जो सिक्रेट किया जा रहा पदार्थ जो है सीधे मुख गुहा में छोड़ा जाता है, और मुख गुहा में आए हुए भोजन
जो कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन होता है ना, यह संपूर्ण भोजन को सबसे पहले तो लसलसा बना देता है, लुगदीदार बना देता है ताकि उसको निगलने में आसानी हो। और कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन होता है उसको सरल अणुओं में वहीं पर अपघटित कर दिया जाता है, मुखगुहा में ही, है ना, और आसानी से उसका पाचन हो जाता है। कभी कभी आपने एक अनुभव किया होगा कि कभी हम हड़बड़ी में खाना खा लेते हैं, कहीं हमें जाना है, बहुत जल्दी है ना, तो जल्दी जल्दी खाए बगैर चबाए, है ना, तो मुंह में डाले, थोड़ा सा चबाए और तुरंत निगल लिए। उसके बाद 2 घंटे बाद उसका हमें परिणाम, हमारे शरीर में उसका परिणाम जो है दिखना शुरू हो जाता है। क्या परिणाम दिखता है? आपको ढकार आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भोजन का पाचन हुआ नहीं, है ना। किस भोजन का? कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का पाचन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कि आपने उसमें उचित मात्रा में लार मिलने दिया ही नहीं, उससे पहले ही निकल लिया, ठीक है। तो जब उचित मात्रा में लार नहीं मिला तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का पाचन नहीं हुआ, और वो नहीं हुआ उस कारण वो जो है जाकर आपके आमाशय में, आंत में जाएगा, आंत में जाकर इकट्ठा हो जाएगा, और अनपचा भोजन जो है आपके पेट में विकार उत्पन्न करेगा, दर्द उत्पन्न करेगा। बताओ, आपके पेट जो है अनावश्यक रूप से ऐठन होगा पेट में, है ना, और दर्द होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? भोजन को मुंह गुहा में लेने के बाद उसको चबाना चाहिए, अच्छी तरह से चबा लेना चाहिए। अब चबा रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसमें लार भी मिल रहा है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का आपके मुंह गुहा में पाचन कैसे होता है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसको आप अपने घर में बगैर कोई खर्च के कर सकते हैं, है ना। तो कोई खर्च नहीं लगेगा, और आप अपना शरीर में जो क्रिया हो रहा है उस क्रिया की क्या कर सकते हैं, पहचान या उसकी जो है खुद निरीक्षण कर सकते हैं या परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। आपके घर में कांच का गिलास होगा, है ना। चलिए, कांच का गिलास नहीं है तो कोई ना कोई घर में पात्र होगा, कप होगा, ठीक है। कप में क्या करिए, थोड़ा सा पानी ले लीजिए, या गिलास में इतना सा पानी ले लीजिए, है ना। घर में पका हुआ चावल होगा, तो उसको अलग से पकाने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिकल करने के लिए आपको, है ना। उस चावल को जो है क्या करेंगे, 2 उंगलियों के बीच रखकर अच्छा से दबा देंगे। वो दबा रहे हैं, किसका काम कर रहा है? वो दांतों का, मतलब उसको पीस रहे हैं। हम किसके द्वारा पीस रहे हैं? उसको दांत के द्वारा, मुंह गुहा में, है ना। तो हम चावल को क्या किए, थोड़ा सा दबा दिए, पीस दिए उसको, और पीसने के बाद उस चावल के जो टुकड़े हैं उसको कहाँ छोड़ देंगे? उस पानी में छोड़ देंगे, है ना। तो निश्चित रूप से पानी अलग दिखेगा, और वो चावल के जो कण जिसको आपने दबाकर पीस कर यहाँ पर छोड़ा है वो भी अलग दिखेगा, ठीक है। और उसको कुछ क्षण के लिए रहने दीजिए कि वो घुलता है कि नहीं घुलता। क्या घुलेगा? नहीं घुलेगा। उसको एक चीज मिला, भोजन को पचने के लिए, भोजन, चूंकि चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट को पचने के लिए एक चीज मिला, क्या? पानी। लेकिन क्या नहीं मिला इसको? अभी एंजाइम्स नहीं मिला है ना। तो अब क्या करें, अपने लार को वहां पर टिपकाइए। अब लार नहीं निकल रहा है तो लार निकालने का तरीका क्या होगा? घर में मिर्च होगी, है ना, हरा मिर्च थोड़ा सा काट तो चबा लो, पर्याप्त मात्रा में लार निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। या कोई ऐसी चीज सामने में रख दो जिसको देखकर ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। जैसे घर में अच्छे पकवान बनते हैं, है ना, अच्छे पकवान बनते हैं तो ऑटोमेटिक आपको जो भूख लगना शुरू हो जाता है। अच्छी सब्जी बनी हुई है तो भूख लगना शुरू हो जाता है। आपके पसंद की सब्जी है तो बिल्कुल आपको उसके गंध से जो है आपको भूख लगना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपके मुंह में पानी भी आ जाता है, तो उसको क्या करना है, यहाँ पर गिराना है। और गिराने के बाद जब उचित मात्रा में उसमें लार मिल जाएगा तो कुछ क्षण पश्चात तो जो भोजन के पार्टिकल्स जो वहां पर गिरा हुआ था वो गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा मतलब पूर्णतः वो पानी में घुल जाएगा। वो समझ जाइए कि वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, और वो किस में बदल गया? ग्लूकोज में बदल गया, है ना। चूंकि चावल में ज्यादातर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स का कौन सा घटक पाया जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों एक दूसरे के समअवयवी है ना। ग्लूकोज किसको कहेंगे और फ्रुक्टोज किसको कहेंगे? ये 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा है ना। ग्लूकोज में जो क्रियात्मक समूह होता है वो एल्डिहाइडिक होता है, CHO होता है, और फ्रुक्टोज में कीटोनिक होता है, C डबल बॉन्ड O, है ना। उसकी स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया है। तो उसके सोर्स के आधार पर, उसके स्रोत के आधार पर जो फल से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट जो प्राप्त होता है फ्रुक्टोज होता है, और अनाज से जो ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रहा है वो
ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की मात्रा पर्याप्त होती है। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि लार ग्रंथि द्वारा आपके जो लार जो निकल रहा है उसमें एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स जो है भोजन जब वो पीसे हुए भोजन पर जब आप उसको गिरा रहे हो और पानी भी वहां पर है उपलब्ध है, तो भोजन आसानी से पचता हुआ आपको दिखाई देगा, घुलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट कोई खर्चीला नहीं है, आसानी से आप इस प्रयोग को घर में कर सकते हो। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो लार है इसके द्वारा जो सिक्रेट जो लार ग्रंथि द्वारा जो स्रावित जो पदार्थ है उसको हम कहते हैं लार। वो लार का क्या क्या कार्य है? तो सबसे पहला कार्य क्या है लार का? भोजन को लसलसा बनाना, लुगदीदार बनाना, ताकि आसानी से उसको निगला जा सके, है ना। ये पहला कार्य हो गया। इसी प्रकार मुग्ध के जो आंतरिक सतह को, मुग्ध बक्कल कैविटी की आंतरिक सतह में यदि सुखद लार नहीं निकल रहा है तो क्या होगा, वो पूरे बक्कल कैविटी में जाकर चिपक जाएगा भोजन। तो उसको क्या करता है, वो चिपकने नहीं देता, मुंह में कभी भी चिपकने नहीं देता अगर लार जो है पर्याप्त मात्रा में निकल रहा है। ठीक है। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट जो युक्त जो भोजन होता है, उन कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को पानी और उस लार की उपस्थिति में क्या कर दिया जाता है, पूर्णतः पचा दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसके द्वारा टाइलिन का सिक्रीशन किया जाता है। ये जो टाइलिन एंजाइम्स जो होते हैं, है ना, ये माल्टोज को जो है माल्टेज में, मतलब उच्चतर अणुभार वाले बंध को जो उच्चतर यौगिक होते हैं जिनमें उच्च अणुभार पाया जाता है, जिनके बीच रासायनिक बंध होती है, उस रासायनिक बंध से वो क्या करता है, लार में उपस्थित जो एंजाइम से वो क्रिया करता है और क्रिया करके उन बंधों को तोड़ देता है और उनको सरल अणुओं में अपघटित कर देता है ना। ये हो जाएगा किसका कार्य, लार का कार्य, लार ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट होने वाले उसमें। फिर दूसरा है यकृत, लीवर। तो आपके आहार नल का आमाशय जहां पर स्थित है उसके जस्ट साइड में सबसे अधिक गहरा लाल रंग का एक ग्रंथि पाया जाता है ना, या एक अंग पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं या लीवर कहते हैं। आपको बताएं कि ये जो हमारे शरीर में या मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पाचक ग्रंथि होता है, कौन, यकृत, है ना। इस यकृत की के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको कहते हैं पित्त ग्रंथि या गॉल ब्लैडर। उस गॉल ब्लैडर के द्वारा क्या सिक्रेट किया जाता है, पित्त रस सिक्रेट किया जाता है, पित्त रस का श्रावण किया जाता है। वो पित्त रस का कार्य क्या होता है, आपके भोजन के जो माध्यम होता है उसको चेंज करना होता है। भोजन का जो माध्यम अम्लीय है उसको क्या किसमें बदलता है, क्षारीय में बदलता है। ठीक है। उस पित्त रस का निर्माण कैसे हो रहा है, आपके शरीर में आरबीसीज हैं, है ना, आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाएं। इनका जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में जो आरबीसीज हैं वो कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं, 120 दिन तक अधिकतम, उससे पहले भी मर सकते हैं। जरूर नहीं है कि वो जो है पूरा 120 दिन जिए। ठीक है। तो एक कोशिकाएं जो है 120 दिन तक ही जीवित रहेंगे और उसके बाद क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो जो मृत कोशिकाएं हैं उसको अपघटित कर लिया जाता है ना। अब आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। इस कारण उसका नाम पड़ा हुआ है लाल रक्त कणिका। मतलब रुधिर का जो लाल रंग है किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो जो हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है उस मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन को अपघटित करके जो है किसका संश्लेषण किया जाता है, पित्त का। ठीक है। बिलोरुबिन का जो है संश्लेषण किया जाता है। वही बिलोरुबिन या फिर जो पित्त रस जो होता है वो भोजन के पाचन में मदद करता है। ठीक है। मतलब यहाँ पर एक पदार्थ जो वर्ज्य हो गया, अनावश्यक हो गया, उस अनावश्यक पदार्थ को क्या किया जा रहा है, पुनः उपयोगी पदार्थ में बदला जा रहा है और वो भोजन के पाचन करने के बाद वो स्वतः अपघटित हो जाता है। ठीक है। तो ये कहाँ पर हो रही है क्रिया, यकृत में हो रही है, लीवर में हो रही है। इसके अलावा हमारे जो यकृत जो है, हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो यकृत है, ये रुधिर को छानने का कार्य करता है ना। हमारे शरीर में और हमारे समाज जो उच्च वर्गीय जो जंतु हैं उनमें एक तंत्र पाया जाता है जिसको हम कहते हैं यकृत निवाहिका तंत्र।
यकृत निवाहिका तंत्र का मतलब ये होता है कि जो शरीर के रुधिर, शरीर में पाए जाने वाले जो रुधिर परिसंचरण तंत्र के जो मार्ग होते हैं, है ना, वो कहाँ बहते हैं? रुधिर धमनियों में। तो धमनियों में बहता हुआ रुधिर पहले कहा जाता है शरीर के अंगों में जाता है, और अंगों से अपघटित होने के पश्चात उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर होता है या जो अशुद्ध रुधिर होता है वापस हृदय की ओर आता है। किसके माध्यम से? शिराओं के माध्यम से। ये शिराएं कहाँ हैं? आप अपने हाथ को ऐसा करके या फिर आपके शरीर को ऐसा करके देखें, जहां पर आपको नीले रंग के जो है शिराएं वो देखेंगे, नसें दिखेंगे, उनको कहते हैं शिराएं। नीले रंग का दिख रहा है, उसका रंग नीला क्यों हुआ? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है ना। यदि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए तो किस रंग में दिखाई देगा? वो लाल रंग में। और आपके धमनियों का रंग हमेशा क्या होता है? लाल होता है ना। धमनियों का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें शुद्ध रुधिर बह रहा है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर बह रहा है। चूंकि धमनियां जो है शरीर के आंतरिक सतह में है ना, धमनियां जो है शरीर के आंतरिक सतह में, और शिराएं जो है ऊपरी सतह में है, तो ऊपरी सतह में आसानी से दिखाई देते हैं। तो इन शिराओं द्वारा रुधिर जो है किस ओर गमन करता है? हृदय की ओर। तो वो रुधिर, अशुद्ध रुधिर जो है पहले कहाँ जाएगा? किडनी में जाएगा, किडनी में छनेगा, और पहले जो है हृदय की ओर जाएगा, और हृदय में जाने को पहले कहाँ जाता है? वो लीवर में जाता है या यकृत में जाता है। और यकृत में जाने पर क्या होगा? हमारे शरीर के अशुद्ध रक्त जो है शिराओं के माध्यम से जब हृदय की ओर जाएगा तो उससे पहले वो कहाँ प्रविष्ट हुआ? यकृत में। तो यकृत में नाइट्रोजन युक्त जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, है ना, प्रोटीन का जब डीएमिनेशन होता है तो क्या बनता है? अमोनिया। वो अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, उसको क्या करता है? यकृत अलग कर देता है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त उस वर्ज्य पदार्थ को यकृत क्या कर रहा है? वहां पर अलग कर रहा है। तो इस क्रिया को ही हम कहते हैं यकृत निवाहिका तंत्र। मतलब रुधिर का सीधे हृदय में न जाकर, अशुद्ध रुधिर का सीधे हृदय में न जाकर कहां से होकर गुजरना? यकृत से होकर गुजरना। इस क्रिया को कहा जाता है यकृत निवाहिका तंत्र। ठीक है, इसके अलावा यकृत की एक और विशेषता है कि इसके अंदर जो कुछ विशेष चमकीले कोशिकाएं पाए जाते हैं जिनको कुप्फर कोशिकाएं कहते हैं, है ना, जिनको जनरली जो है परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो परीक्षा आयोजित किया जाता है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो कहाँ पाई जाती हैं? यकृत के अंदर, लीवर के अंदर। अब आपको पहचानना है कि वो दिया हुआ है, जंतु है आपके पास, है ना, उसमें कौन सा अंग यकृत कहलाएगा, तो उसके रंग के आधार पर आप आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि उसमें रुधिर का जो है रुधिर को छाना जाता है, जिसके कारण वो अधिक डार्क लाल होता है। ठीक है, और ये जो आरबीसीज के बारे में बता रहे थे, तो ये आरबीसीज का संश्लेषण या इनका निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? हमारे शरीर के जो बोन मैरो होते हैं, बोन मैरो मतलब हड्डियों के बीच खाली खोल है ना, उन खोलों में जो है किसका निर्माण होता है? रक्त कणिकाओं का, जिसका अध्ययन जो है आप अगले चैप्टर में भी करेंगे, है ना। ये जो रक्त कणिका है, जो बोन मैरो होते हैं, मज्जा गुहा होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, लाल अस्थि मज्जा और पीला अस्थि मज्जा। तो लाल अस्थि मज्जा जो होता है उसमें निर्माण होता है किसका? आरबीसीज का, और पीला अस्थि मज्जा होता है वहां पर निर्माण होता है डब्ल्यूबीसीज का। अब यहाँ पर यकृत के द्वारा क्या सिक्रेट किया जा रहा है, या सॉरी यकृत का जो है कार्य को देख लेते हैं, क्या क्या ये कार्य करता है। तो सबसे पहले यकृत का कार्य होता है भोजन के माध्यम को बदलना। भोजन के जो माध्यम अम्लीय है उसको किस में बदलना? क्षारीय माध्यम में बदलना। ये पहला कार्य हो गया। फिर यकृत का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, ये ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन से क्या बनता है? ग्लूकोज। इसको किस में कन्वर्ट करेगा? ये ग्लाइकोजन। ऐसा क्यों किया जाता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है ना। ये ऊर्जा का परिमाण इतना अधिक होता है कि वो उसी रूप में रहे तो वो जो है कोशिका को जला देगा, है ना। इसलिए उसको एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। और अतिरिक्त ग्लूकोज को जो है
किस में बदला जाता है, ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन में बदल कर उसको यकृत की कोशिकाओं के अंदर संचित करके रखा जाता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है किसका, यकृत का। इसके अलावा यकृत जो है जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, है ना, कुछ मात्रा में, जैसे बाल्यावस्था में ये जो है रुधिर कोशिकाओं का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो यकृत के कार्य के अंतर्गत दूसरा कार्य हो गया ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। इसके अलावा ये विभिन्न विटामिन, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन सी हो गया, उसका भी कुछ हद तक जो है संश्लेषण करने में मदद करता है। इसके अलावा ये जो रुधिर में आए हुए अतिरिक्त जो कैरोटीन है उसको अलग करके रुधिर के जो है छानने का कार्य करता है यकृत निवाहिका तंत्र के अंतर्गत, है ना। फिर नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ को अलग करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यकृत के कार्य। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, पीत वर्णक किसे कहेंगे। पीत रस अलग है और वर्णक अलग है। वर्णक का मतलब होता है रंग उत्पन्न करने वाला, है ना। जैसे रुधिर का रंग, आरबीसी रुधिर का रंग लाल होता है, तो उसमें एक वर्णक पाया जाता है, क्या, हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का पूरा रंग जो है कैसे दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। उसी प्रकार जो हमारा पीत होता है, मल पित्त जब निकलता है बाहर, है ना, कभी शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाए तो उस समय मल निकलता है ना, तो उसका रंग क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, तो ये पीला रंग क्यों आया, तो पीत वर्णक क्यों बनता है या कैसे बनता है। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का जब अपघटन होता है, मतलब मृत आरबीसी का जब अपघटन होता है, तो उसमें पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन अपघटित होके क्या रंग उत्पन्न करता है, पीला रंग उत्पन्न करता है। उसी को कहते हैं पीत वर्णक। ठीक है, यदि हम इस हीमोग्लोबिन को देखें तो इसके एक कण को या एक दो बूंद को जो है अगर देखें तो उसका रंग जो होता है वो सुनहरा पीला होता है ना। चूंकि हमारे शरीर में जो रुधिर कोशिकाएं हैं उनमें जो आरबीसीज है हमेशा झुंड में पाया जाता है। ठीक है, जब झुंड में पाया जाता है तो उसका पीला रंग दिखाई नहीं देता, बल्कि हमको वो कौन से रंग में दिखाई देता है, लाल रंग में दिखाई देता है। एक्चुअल में आरबीसीज का जो रंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था, पीला, लेकिन पीला सुनहरा पीला दिखाई देना चाहिए था, लेकिन सुनहरा पीला नहीं दिखाई देता, बल्कि वो क्या दिखाई देता है, लाल। कारण क्या है कि आरबीसीज जो होते हैं हमेशा झुंड में होते हैं। ठीक है, लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, है ना, तो इस कारण वो हमें क्या दिखाई देता है, लाल रंग। तो उसका जब अपघटन होगा, इस हीमोग्लोबिन का अपघटन होगा, तो एक वर्णक तैयार होता है जिसको हम कहते हैं पीत वर्णक। ठीक है, अब मान लो किसी कारणवश हमारे शरीर की जो श्लेष्मी ग्रंथियां ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना, या फिर अन्य जो पाचक ग्रंथियां जो ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उस समय हीमोग्लोबिन का अपघटन नहीं हो पाता, मृत आरबीसीज में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन का अपघटन नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारे शरीर के विविध अंगों में जो है वर्णक, पीत वर्णक का जो है जमा होना शुरू हो जाता है ना। हमारा नाखून पीला दिखाई देना शुरू हो जाता है, आंख पीला होना शुरू हो जाता है, चेहरे में पीलापन आ जाता है। तो उस रोग को कौन सा रोग कहते हैं, पीलिया कहते हैं। ठीक है, ये पीलिया एक ही कारण से नहीं होता, इसके कई एक कारण है। एक तो मलेरिया टाइफाइड हुआ, उस कारण भी हो सकता है, उस समय रक्त की कमी हो जाती है ना, या फिर मान लो पीत वर्णक की अधिकता हो जाए शरीर में, उस कारण भी पीलिया हो सकता है। ठीक है, ये पीलिया खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में आपने पढ़ ही चुका है ना। यदि सही समय पर इलाज ना कराया जाए तो मौत भी हो सकती है। अगला ग्रंथि देखते हैं, जब अग्नाशय, अग्नाशय या पेनक्रियास, ये युग आकार की नली है जो कहाँ पाया जाता है, आमाशय के जस्ट नीचे, ड्यूडेनम के साइड में या बड़ी आंत के ऊपर, है ना। या यूं कहें कि हमारा आमाशय है और आमाशय और आंत है, उसके बीचों बीच एक युग आकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। ये अग्नाशय जो होता है वो पाचक अंग का भी कार्य कर रहा है ना।
मतलब आहार नाल का भी भाग है और साथ में पाचक ग्रंथि का भी काम करता है, क्योंकि इसके द्वारा पाचक रस सिक्रेट किए जाते हैं, है ना। वो पाचक रस जो होते हैं वो भोजन में आए हुए वसा युक्त जो भोजन होता है उन वसा युक्त भोजन को पचाने में वो मदद करते हैं। ये जो अग्नाशय जो होता है इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको लैंगरहैंस शाप दीप कोशिकाएं कहते हैं। ये जो लैंगरहैंस शाप दीप कोशिकाएं हैं, है ना, इनके द्वारा दो प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है। पाचक ग्रंथि तो है ही, इसके अलावा किसका सिक्रेशन कर रहा है? हार्मोन्स का, है ना। हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? शरीर की क्रियाओं को उत्तेजित करने का, ठीक है। तो ये दो प्रकार का हार्मोन सिक्रेट करता है। इसमें से एक हार्मोन होता है इंसुलिन और दूसरे होता है ग्लूकेगॉन। तो पहला हो गया इंसुलिन, जिसका कार्य होता है शरीर के रुधिर में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को हटाकर क्या करना? शर्करा की मात्रा को जो है रुधिर में नियंत्रित करके रखना, ठीक है। हमें मालूम है कि हमारे प्रत्येक 100 ml ऑफ रुधिर में, मतलब 100 ml के जो सैंपल है रक्त का, है ना, उसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 70 mg। 70 मिलीग्राम है तब तक रुधिर में शर्करा की मात्रा नियंत्रित है, और यदि इससे बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हम जो है डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। मतलब हमें एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं शुगर की बीमारी, है ना। तो इसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन जो है अतिरिक्त ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। जो आपने पहले यकृत के कार्य पढ़ा, ग्लूकोज को किस में बदला जाता है? ग्लाइकोजन में। तो किसकी उपस्थिति में संभव है? वो इंसुलिन की उपस्थिति में संभव है। अब मान लो किसी कारणवश हमारा अग्नाशय की जो लैंगरहैंस शाप दीप कोशिकाओं द्वारा जो सिक्रेट इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाए, या लैंगरहैंस शाप दीप कोशिकाएं जो है इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन को कम कर दे, तो क्या होगा? लगातार रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगा। जब रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हम जो है शुगर से पीड़ित हो जाएंगे। उस सिचुएशन, उस कंडीशन में हमारे द्वारा जो थूक या जो मलमूत्र जो त्यागा जाता है उसमें भी चिटियां आकर बैठ जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि उसमें भी वो शर्करा की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई कि वर्ज्य पदार्थ के साथ भी वो शरीर से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है ना। तो वो बहुत खतरनाक स्थिति निर्मित हो जाती है। तो उसको नियंत्रित करके रखता है कौन? इंसुलिन। अब मान लो कोई व्यक्ति शुगर से पीड़ित है तो क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर के द्वारा क्या दिया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। और दूसरा परहेज बताया जाता है। क्या परहेज? मीठे चीजों का उपयोग कम करें, है ना। अनाज के स्थान पर यदि जो दूसरे चावल होते हैं, है ना, जिनको जैसे इस संचल में जो है बोलते हैं कोदो, उस चावल का यदि इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा चूंकि कम होती है ना, नियंत्रित हो जाता है ना। इसी प्रकार रोटी, गेहूं में जो है ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा होता है तो रोटी खाने से भी मना कर दिया जाता है। मीठे चीजों से तो मना किया जा रहा है, लेकिन जिन चीजों में ज्यादा ग्लूकोज होता है उसको भी खाने से रोका जाता है। और साथ में एक सप्ताह में या 15 दिन में एक बार इंजेक्शन, मतलब इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, ठीक है। दूसरा है ग्लूकेगॉन। ये ग्लूकेगॉन का कार्य जस्ट इसके विपरीत है। किसके विपरीत है? इंसुलिन के। इंसुलिन का कार्य क्या है? अतिरिक्त ग्लूकोज को हटाना, और ग्लूकेगॉन का कार्य होता है ग्लूकोज की मात्रा को रुधिर में बढ़ाना, ठीक है। रुधिर में बढ़ाना मतलब मान लो किसी कारणवश हम लगातार भोजन नहीं किए, है ना, तो लगातार भोजन नहीं किए तो हमारे शरीर में किसकी कमी होगी? ग्लूकोज की कमी होगी। जब ग्लूकोज की कमी होगी तो उस कंडीशन में रुधिर में भी उसकी मात्रा जो है घट जाएगा। जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगा, इसे नीचे चला जाएगा, तो उस सिचुएशन में एक ग्लूकेगॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलता है। ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज में बदल के रुधिर में जो है ग्लूकोज की मात्रा को
नियंत्रित करता है। ठीक है। अब जो पेशेंट होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं। जो शुगर पेशेंट होते हैं दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया जाता है कि जितना अधिक हो सके मीठे चीज खाए, क्योंकि उसके शरीर में क्या नहीं बन रहा है, ग्लूकेगान नहीं बन रहा है और ग्लूकोज की कमी हो गई है ना। तो मीठे चीज खाने के लिए वो किया जाता है, और किसी के शरीर में जो है इंसुलिन की कमी होती है तो वो उसकी मात्रा बढ़ जाता है। तो दोनों के कार्य हो गया एक दूसरे के विपरीत। और जब एक का कार्य चलता रहता है तो दूसरा जो है निष्क्रिय अवस्था में रहता है ना। और जब दूसरे का कार्य चल रहा है तो पहला क्या होगा, निष्क्रिय अवस्था में रहेगा। तो ये हो गया अग्नाशय के कार्य। फिर अग्नाशय के द्वारा जो सीक्रेट हार्मोन्स हैं, जैसे ट्रिप्सिन है, एमालोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन, एमालोट्रिप्सिन, ये वसा युक्त जो भोजन होता है ना, उसके जो उच्चतर आणविक जो संगठन होता है, उस उच्चतर आणविक संगठन को क्या करता है, वो सरल अणुओं में तोड़ देता है। ये पहला कार्य हो गया। फिर जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, वो हार्मोन्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, शरीर में रुधिर में जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित किया जा रहा है, चाहे अधिक हो तब या फिर कम हो तब। अब अगला चीज देख लेते हैं, पाचन क्रिया। क्योंकि पाचन क्रिया को भी लगभग देख ही लिए पूरा चीज, फिर भी एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति हो जाए। जो हम भोजन लिए हैं उस भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या क्रियाविधि होती है ना। तो भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो पानी की आवश्यकता है, और दूसरा एंजाइम्स की, है ना। फिर कौन सा भोजन कहाँ पर पचता है, इसके बारे में भी आपने जान लिया, है ना। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है तो आपके मुख गुहा में पच गया, ठीक। यदि प्रोटीन युक्त भोजन है तो कहाँ पचेगा, आमाशय में। और यदि वसा युक्त भोजन है, वसा किसमें मिलता है, तेल में, ठीक है। और जो जिनसे हम तेल निकालते हैं, ऐसे जो फलों को यदि हम खाएं, उनके फलियों को खाएं, तो उससे भी हम क्या मिलता है, वसा मिलता है, ठीक है। तो उसका पाचन कहाँ हो रहा है, ड्यूरेनम और आंत में। तो ये तीन अलग अलग घटक हो गए। इसके अलावा आप और जो भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, पानी, विटामिन और खनिज लवण, इनको पचाने की आवश्यकता नहीं है। तो वास्तव में पाचन की जो क्रिया होती है एक विशेष प्रकार की भौतिक रासायनिक क्रिया होती है ना। भौतिक रासायनिक क्रिया अर्थात इसके लिए भौतिक कारकों की भी आवश्यकता है, और दूसरा वो रासायनिक क्रिया होती है। भौतिक कारक क्या, कि आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो कितनी होनी चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तभी सही मात्रा में भोजन का पाचन होगा। यदि इससे तापमान कम है या इससे तापमान अधिक है, दोनों ही कंडीशन में आपके द्वारा जो लिया गया भोजन सही मात्रा में नहीं पचेगा, है ना। इसका भी आपने अनुभव कर लिया होगा। कभी बीमार पड़े होंगे, देखे होंगे, आपको न खाने का मन करता है, नहीं जो खाए हैं वो पचता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि शरीर का तापमान बढ़ जा रहता है। तो ये भौतिक अवस्था हो गई, ये भौतिक दशा होना आवश्यक है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है, रक्त पाया जाता है, उसका पीएच मान 7.4 होता है, जो ऑप्टिमम पीएच मान होता है। मतलब ए पीएच मान पर यदि रक्त है, मतलब रुधिर का पीएच मान यदि 7.4 है, तभी हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं वो निश्चित दर से संपन्न होंगे। चाहे कोई भी जैविक क्रिया हो, चाहे वो पाचन हो, चाहे वो श्वसन हो, चाहे वो उत्सर्जन हो, चाहे वो प्रजनन हो, मतलब जो जितने भी हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं हो रही हैं, वो समस्त जैविक क्रियाओं के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्टिमम पीएच मान 7 रुधिर का ऑप्टिमम पीएच मान 7.4 होना चाहिए। तो ये भौतिक दशा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर रासायनिक क्रिया को देखें, जैसे माल्टोज C12H22O11, इस माल्टोज को पानी से क्रिया कराया जाए, किस एंजाइम की उपस्थिति में,
माल्टेज की उपस्थिति में। ये माल्टेज कहां सिक्रेट होता है? आपके लार से, मतलब लार ग्रंथियों से, लार के रूप में। ठीक है, भोजन हमने लिया कार्बोहाइड्रेट युक्त, है ना, जिसका नाम क्या है? माल्टोज। इसको पानी से क्रिया करा रहे हैं। ठीक है, पानी से क्रिया करा रहे हैं मतलब पानी भी पीते हैं। ठीक है, या भोजन में पानी मिला हुआ है, भोजन को जब हमने पचाया या पकाया तो पानी की उपस्थिति में पकाया तो उसमें पानी मिला हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे किसके द्वारा? लार द्वारा सीक्रेट जो हार्मोन्स एंजाइम्स हैं, क्या? माल्टेज की उपस्थिति में। ठीक है, और एक क्रिया करने के पश्चात उसको किस में बदल देते हैं? C6H12O6 में। इसको कहते हैं शर्करा या ग्लूकोज, है ना। इसमें जो रासायनिक आबंध है जटिल हैं, इससे सरल वो है। इसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं? 12। उसमें कार्बन को कितने परमाणु हो गए? 6। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के 22 परमाणु हैं और उसमें 12 हैं। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार इसकी उपस्थिति में, मतलब उस एंजाइम्स की उपस्थिति में, ये जो उच्चतर आणविक द्रव्यमान वाला यौगिक, कार्बनिक यौगिक, उच्चतर या आणविक द्रव्यमान वाला जो कार्बनिक यौगिक है, वो उस एंजाइम्स की उपस्थिति में अपघटित होकर सरल आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक में बदल गया। अब आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या है? यदि हम इसका अणुभार निकालें, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है अणुभार निकालते कैसे हैं, है ना। कार्बन का भार, हाइड्रोजन का भार और ऑक्सीजन का भार। एक कार्बन का भार कितना होता है? एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है ना। यहां पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये दो ऐसे विषय हैं जिसमें कुछ चीजों को जो बायो में आपने पढ़ा है वो केमिस्ट्री में पढ़ोगे, और केमिस्ट्री में जो पढ़ा है वो उसको बायो में पढ़ोगे। ठीक है ना, तो वो जानना जरूरी है। आणविक द्रव्यमान निकालना है तो कार्बन का भार, एक कार्बन का भार होता है 12, तो 12 कार्बन है, 12 गुणित 12 धन। एक हाइड्रोजन का भार होता है 1, तो 22 हाइड्रोजन है, उसका भार 1 गुणित 22। फिर एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है? कितना होता है एक ऑक्सीजन का भार? 16, है ना। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 11 है, तो 16 गुणित 11 हो जाएगा, है ना। तो इसका जितना भार निकला 1 गुणित 12 गुणित 12 करने पर इसका भार प्लस यहाँ पे धन का चिन्ह लगा दिए, यहाँ पर 22 गुणित 1 किए, जितना भार निकला उसको और इसका जो जितना भार निकला उस सबको जोड़ देंगे तो इसका आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। अब इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लो आप, है ना। तो उसमें कार्बन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या, तीनों की संख्या कम है ना। तो उसको जब आप उसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो उसका आणविक द्रव्यमान निश्चित रूप से कम आएगा, है ना। किसके कारण आया? कौन सी क्रिया द्वारा आया? पाचन की क्रिया द्वारा। और वो पाचन की क्रिया में कौन मदद किया? पानी किया और दूसरा एंजाइम किया, परकिणु किया, है ना। ये परकिणु कहां से सिक्रेट हुआ? लार से, लार ग्रंथि से। तो इस प्रकार होती है पाचन की क्रिया। अब अलग अलग स्थानों पर पाचन की क्रिया कैसे होती है? जैसे मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन या बक्कल कैविटी में पाचन क्रिया किस प्रकार होता है? तो हमारे मुख गुहा में 3 जोड़े पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनको हम लार ग्रंथियां कहते हैं, जिसके द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है वो कहलाता है लार। और लार में मुख्य रूप से पाया जाता है एंजाइम्स। ठीक है, ये एंजाइम्स का मुख्य कार्य होता है उच्चतर कार्बनिक यौगिकों को निम्नतर कार्बनिक यौगिकों में अपघटित करना। उच्चतर अणुभार वाले जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको निम्नतर अणुभार वाले कार्बनिक यौगिकों में क्या करना? बदलना, है ना। और उसी के कारण जो है ये जो भोजन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरल अणुओं में टूटते हैं और पच जाते हैं। तो लार का कार्य आपने पहले पढ़ लिया है। लार या मुख गुहा का वो फंक्शंस आपने जान लिया है कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन करने योग्य जो एंजाइम्स है वो यहाँ पर सीक्रेट होते हैं। जैसे
एमाइलेज हो गया, है ना, आइसो एमाइलेज हो गया, टाइलिन हो गया, माल्टेज हो गया, ये सभी एंजाइम्स का सिक्रेशन कहाँ से हो रहा है, मुख गुहा से हो रहा है। ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स का जो पीएच मान होता है वो लगभग 6.7 के आसपास होता है, अर्थात हल्का अम्लीय होता है। कुल मिलाकर उसको हम क्या मानते हैं, क्षारीय मानते हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होता है, C6H10O5 इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसको N/2H2O के द्वारा, मतलब उचित मात्रा में जल के द्वारा क्रिया कराने पर यही कार्बोहाइड्रेट्स या उच्चतर आणविक द्रव्यमान वाला यौगिक, जैसे मान लो हम टाइलिन की उपस्थिति में कर रहे हैं, है ना, टाइलिन की उपस्थिति में अपघटित कर रहे हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है टाइलिन के साथ क्रिया करेगा और क्रिया करके N/2 क्या बनाएगा, C6H12O6 सरल अणु में अपघटित हो जाएगा। तो इस प्रकार से उच्चतर आणविक द्रव्यमान वाले जो यौगिक है उनकी संरचना जो है अपघटित हो जाता है और सरल आणविक द्रव्यमान में वो बदल जाता है। इसी प्रकार माल्टेज को जो है माल्टेज प्रकीर्ण की उपस्थिति में माल्टोज को माल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स फलों में पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मुख गुहा में पाचन। इसके बाद आमाशय में पाचन को देख लेते हैं। आमाशय में जो पाचक रस जो सिक्रेट किया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, जठर रस के नाम से, और उस आमाशय को एक और ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जठर ग्रंथि के नाम से। ठीक है, आमाशय को और किस ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जठर ग्रंथि के नाम से। तो इसके द्वारा जो स्राव स्रावित किया जाता है, जो रस सिक्रेट किया जाता है, उस रस का नाम है जठर रस। ये जठर रस में विशेष प्रकार के ऐसे एंजाइम्स होते हैं या ऐसे प्रकीर्णस होते हैं जो मात्र प्रोटीन युक्त भोजन के पाचन में मदद करते हैं, है ना। किस प्रकार के भोजन को पचा सकता है जठर रस, प्रोटीन युक्त। अब प्रोटीन के जो स्रोत जिन पदार्थों को हम खा रहे हैं उनमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन रहता है ना। प्रोटीन का जब डीएमिनेशन होता है तो इन एंजाइमों की उपस्थिति में, मतलब इसके द्वारा जो सिगरेट रस है इसकी उपस्थिति में ही होता है। जैसे पेप्सिन हो गया, ये पेप्सिन जो होता है वो हमारे शरीर की जो आमाशय में निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। निष्क्रिय अवस्था में पेप्सिनोजन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में पेप्सिन जो है किस रूप में पाया जाता है, पेप्सिनोजन के रूप में निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जैसे आमाशय द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रेशन किया जाता है, HCl का श्रावण किया जाता है, तो वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इस पेप्सिनोजन को जो है किसमें कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में। और पेप्सिन जब पेप्सिन के रूप में जैसे ही कन्वर्ट होता है, यही पेप्सिन जो है प्रोटीन का डीएमिनेशन करता है या उसका पाचन करता है। ठीक है, इसी प्रकार कैसीन है। कैसीन किसमें पाया जाता है, दूध में, है ना। दूध को पूर्ण आहार कहते हैं। क्यों पूर्ण आहार कहते हैं, क्योंकि दूध में कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, विटामिन भी होते हैं, खनिज लवण भी होता है और पानी भी होता है। ठीक है, मतलब सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। हमको जो 6 आवश्यक पोषक तत्व है वो सभी पाए जाते हैं। ठीक है ना, इससे 6 पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है, इस कारण उसको पूर्ण आहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें बोलता है दूध पियो, ताकि दूध से ही सब कुछ मिल जाएगा। आपको ठोस भोजन को नहीं खा पा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप दूध से जीवित रह सकते हैं, उसमें आपको सब चीज मिल जाएगा, वो बैलेंस करके रखेगा। और हमें ये भी मालूम है कि जो नवजात शिशु जो होता है वो 1 से लेकर मतलब 0 से लेकर 6 महीने तक किसके बदौलत जीवित रहता है, दूध के बदौलत, क्योंकि दूध में हर चीज मिल रहा है उसको, है ना। 6 महीने के बाद ही उसको कुछ बाहर से भारी पदार्थ जो है देना शुरू करते हैं, फिर भी उस समय भी वो दूध के भरोसे ही रहता है ना। भारी पदार्थों को थोड़ा बहुत खाएगा, लेकिन उसको ज्यादातर लगभग 1 से 1.5 साल तक किसमें जीवित रखा जाता है, दूध के भरोसे, क्योंकि दूध में उसको सब चीज मिल रहा है। तो उसमें एक पाया जाता है एंजाइम्स कैसीन। ठीक है, तो चलिए आज आपने
मनुष्य के पाचक ग्रंथियों के बारे में और पाचन की क्रिया किस प्रकार होती है शरीर में, है ना, इसके बारे में पढ़ा। अगले कालखंड में इसके कुछ और घटक हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। बच्चों, अभी हमने जंतु पोषण के अंतर्गत पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़े थे। पाचक ग्रंथियां, इसके अंतर्गत सबसे पहला ग्रंथि हमने पढ़ा था लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है मनुष्य में 3 जोड़े होते हैं। इसकी स्थिति के बारे में मैंने अभी इससे पहले जो है आपको बताया था कि लार ग्रंथि जो है मनुष्य में 3 जोड़े होते हैं, जिसमें से एक जोड़ा जो लार ग्रंथि जो होता है वो जीभ के जस्ट नीचे 1 की संख्या में पाया जाता है, जिसको अधो जिह्वा कहते हैं। दूसरी जोड़ी जो लार ग्रंथि होती है, जिसकी स्थिति के बारे में मेरे द्वारा गलत आपको बताया गया था, ऊपरी तालु पर या छत पर बताया गया था, जबकि वो एक्चुअल में जबड़े के नीचे जो मैग्जिला होता है, मैग्जिलरी अस्थि होती है, वहां पर पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं अधो हनु। और तीसरी जोड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो हमारे मुख गुहा में जो जीभ है, जीभ के दोनों साइड में, जीभ के पीछे कान के नीचे पाया जाता है, जिनको उपकर्ण ग्रंथियां कहते हैं। तो इस प्रकार से लार ग्रंथियां जो हो गई, उनकी स्थिति अधोजिह्वा, जीभ के नीचे, अधोहनु मैग्जिला के, मतलब हमारे जबड़े, निचले जबड़े के नीचे मैग्जिलरी अस्थि के पास, जिसको सब मैग्जिलरी ग्रंथि भी कहते हैं। और फिर एक जोड़ी जो ग्रंथि होती है वो हमारे जीभ के पीछे और कान के नीचे 1 की संख्या में पाए जाते हैं, जिनको उपकर्ण ग्रंथियां कहते हैं। इसी चैप्टर में आपने एक चीज और पढ़ा था कि जो पीतरस होता है, पीत रस, इसका जो स्राव जो होता है हमारे शरीर में पाए जाने वाले यकृत की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। यकृत की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। मेरे द्वारा यहाँ पर एक गलत बताया गया था कि जो पीतरस जो है वो गॉल ब्लैडर के द्वारा सीक्रेट होता है, बल्कि वो यकृत की कोशिकाओं के द्वारा सीक्रेट होता है, ऐसा उसको वो सुधार लेंगे। फिर इसी में एक चीज और, दूध में कैसिन नाम का एक घुलनशील प्रोटीन होता है। घुलनशील प्रोटीन पाया जाता है, जबकि इस कैसिन को गलती से मैं एंजाइम्स बता दिया था। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में इसका कालखंड में जो आपने पढ़ा था लार ग्रंथि की स्थिति के बारे में, फिर पितरस के बारे में, और दूध में जो पाए जाने वाले जो कैसिन है, घुलनशील प्रोटीन है, उसके बारे में उसकी जानकारी जो दी गई थी, उसमें पूर्व में जो बताया गया था उसमें कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को आप यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे।